हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। उसके दो पार्ट थे, SN1 एंड SN2। दोनों को अपन अच्छे से कवर कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज अपन SN1 एंड SN2 में कंपैरिजन देखेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसके ऊपर अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले कंपैरिजन पे जाते हैं। कंपैरिजन करते हैं SN1 एंड SN2 की। तो पहला कंपैरिजन का पहला पॉइंट रहेगा अपना नंबर ऑफ स्टेप्स। आप बताइए नंबर ऑफ स्टेप्स SN1 में कितनी थी और SN2 में कितनी थी। ध्यान से याद कीजिए कि SN1 में कार्बोकेटाइंस मेडिएटर बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो वो पहली स्टेप में ओनली कार्बोकेटाइन बनता है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। वो बहुत स्लो स्टेप होती है और उसी को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं अपन। उसी से ही अपन रेट निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, जो पहले स्टेप में जो भी कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके स्टेबिलिटी ले लेता है पहले स्टेप में, उस पे सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो मींस SN2 कितनी स्टेप में कंप्लीट हुई थी, SN1 कितनी स्टेप में कंप्लीट हुई थी, 2 स्टेप में। और SN2 आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है। जो भी अपना मिथाइल और हैलाइड, मिथाइल हैलाइड था, उसके ऊपर OH- डायरेक्ट उसके अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। आपको ये पता होगा, ये 5 बॉन्ड बना लेता है, 5 वैलेंसी बना लेता है, जो अनस्टेबल होती है और वो ट्रांजिशन स्टेट होती थी। और उसके बाद में ये लिविंग ग्रुप तो निकल जाता था और ये इनवर्स होके इन्वर्जन की फॉर्म में OH और मिथाइल के साथ ऐड हो जाता था। तो अपना SN2 में ये था। तो इसमें ये सभी क्या होती थी, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, तो SN1 में 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी और SN2 एक स्टेप में कंप्लीट होती है। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट पे जाइए तो इसकी रेट, SN1 की रेट ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है SN1 में। और SN2 में रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करती है। तो मींस ये कौन सा ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड वन पॉइंट रहेगा अपना मोलेक्युलरिटी। मोलेक्युलरिटी SN1 मीन्स ही क्या था, यूनिमोलेकुलर। यूनिमोलेकुलर मीन्स इसकी जो रेट थी वो ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती थी। और बट SN2 में क्या था, SN2 बाइमोलेकुलर मीन्स 2 मीन्स बाइमोलेकुलर। बाइमोलेकुलर मीन्स इसकी रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो थर्ड पॉइंट अपना ये रह गया। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट रहेगा रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल, इसमें SN1 में अपन ने देखा है कि न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट both on the back and फ्रंट साइड्स। बैक और फ्रंट दोनों पे अटैक कर सकता है। देखा होगा कि उसके बाद में अपन को जो प्रोडक्ट मिलता है वो
दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों 50-50 होते हैं, एक रिटेंशन होता है एक इन्वर्जन होता है। रिटेंशन वही होता है जिसमें यदि जो भी अपना सबस्ट्रेट हो उसके साथ जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा हो और उसी की साइड से ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया हो, ऐड हो गया हो, तो उसको रिटेंशन बोला था। और उसके अपोजिट यदि न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ हो तो उसको इन्वर्जन बोला था। बट इसमें क्या होता है SN2 में? SN2 में आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड, ओनली बैक साइड पे अटैक करता है, ठीक है। और इसमें बैक और फ्रंट दोनों पे अटैक करने के कारण दो प्रोडक्ट मिलते थे 50-50% में, रिटेंशन और इन्वर्जन, उनको हम रेसमिक मिक्सर बोला था। और इसमें ओनली क्या मिलता है? इन्वर्जन। आगे वाले पॉइंट यही रहेगा अपना स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में SN1 में क्या रहता है? SN1 में स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स जो भी प्रोडक्ट है उसकी 3D में कैसे कॉन्फ़िगरेशन है उसका। तो SN1 में अपन को 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं 50-50%। कौन कौन से? रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों। और बट SN2 में इन्वर्जन ओनली क्या मिलता है अपन को? इन्वर्जन मिलता है, मीन्स उल्टा मिलता है। जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकलता है उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और अपन को जो भी प्रोडक्ट, जो भी अपना सबस्ट्रेट होता है उसके मिरर इमेज मिलती है इन्वर्जन के फॉर्म में। 6 पॉइंट क्या रहता है? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल। इसमें क्या रिएक्टिविटी होती है? इसमें आपको पता है SN1 में कि SN1 में कार्बोकेटाइन्स मीडिएटर बनता है और कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी लेना चाहता है। तो वो कार्बोकेटाइन्स का ऑर्डर क्या रहता है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2, फिर 1 और फिर मिथाइल। ये क्यों होता है? क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या रहता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? 3 डिग्री। तो उसी के हिसाब से SN1 भी सब का ऑर्डर भी कार्बोकेटाइन वाला ही ऑर्डर हो जाता है। और यहां पे ऑर्डर क्या हो जाता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मिथाइल। क्यों? क्योंकि यहां पे तो भाई न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है ना। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए अच्छा वाला स्पेस चाहिए, क्योंकि एक ही साइड से अटैक कर सकता है, वो भी बैक साइड से। यहां से तो दोनों साइड अटैक कर सकता है, तो 3 डिग्री भी अपना स्टेबिलिटी अच्छा है। बट यहाँ पे 1 डिग्री इसलिए है कि एक ही साइड से अटैक कर सकता है सबस्ट्रेट पे, वो भी बैक साइड से। और वहां पे भी अगर उसका 3 डिग्री हो तो ये पूरा जो भी सबस्ट्रेट होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसको जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको अटैक करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो अनस्टेबल में चला जाएगा। सॉरी, मिथाइल यहां पे सबसे आगे आएगा। मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। ठीक है, ये अपना ऑर्डर रहता है। अब आप पढ़ तो चुके हैं SN1 और SN2, बट मुझे पता है कि आप अब भी कंफ्यूज हैं कि SN1 में क्या ऑर्डर रहता है और SN2 में क्या ऑर्डर रहता है। याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए, SN2 पे जाइए। SN2 में क्या बनता है कि जो सबस्ट्रेट है उसके साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा है और उसमें ही अपन को न्यूक्लियोफाइल मिला है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप एक साथ जुड़े हैं, तो SN2 का 2, दोनों ग्रुप, बोथ ग्रुप्स जुड़े हैं, तो SN2 का 2 ऐसे याद रखिए। ये SN2 में ये बन रहा है, अपन को इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, तब जाके इसे आपकी कंफ्यूजन दूर होगी कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ना कि कार्बोकेटाइन। SN1 में बनती है कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे याद रखना है अपन को कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें दोनों ग्रुप्स, बोथ ग्रुप्स, तो 2 ग्रुप हैं
और SN2 का 2, SN2 में भी 2 आता है। तो ये ऐसे याद रखना है कि SN2 में ये दोनों ग्रुप एक साथ जुड़े होते हैं, वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो इसका ऑर्डर जो अपन ने कार्बोकेटाइन तो बनना नहीं है, पता ही है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट किस हिसाब से बनती है कि न्यूक्लियोफाइल को अच्छा स्पेस चाहिए, तो ऑर्डर अपोजिट हो जाता है कार्बोकेटाइन के। बट बेसिकली ये कार्बोकेटाइन के अपोजिट हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है, ठीक है। ये तो बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी रहेगी वही इसकी, उसकी वजह से ये ऑर्डर आया है। बस इसका कार्बोकेटाइन का इनवर्स है, ये कार्बोकेटाइन का इनवर्स कार्बोकेटाइन की वजह से नहीं आया है, ये आया है ट्रांजिशन स्टेट की वजह से, ये आया है सबस्ट्रेट के शेप की वजह से, उसको न्यूक्लियोफाइल को कितना स्पेस मिल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया है। सेवंथ पॉइंट क्या रहेगा अपना कंपैरिजन का? सेवंथ पॉइंट रहेगा रीअरेंजमेंट। SN1 में क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है और वो 3 डिग्री पे जाना चाहता है, मोस्ट स्टेबल होना चाहता है। क्या SN2 में रीअरेंजमेंट होगा? टाइम ही नहीं मिलेगा उसको, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका है, उसको रीअरेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो SN2 में रीअरेंज नहीं होता। 8th पॉइंट क्या होगा अपना? नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर माइल्ड, इतना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल चाहिए नहीं होता है अपन को SN1 करवाने के लिए, क्योंकि दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए अपन को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं चाहिए होता है। तो माइल्ड एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो SN1 किसको फेवर करता है? माइल्ड एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को। और SN2 करता है स्ट्रोंग होना चाहिए, क्योंकि वो उसको ओनली एक ही साइड मिल रही है अटैक करने के लिए, इसलिए उसको, और ऊपर से ट्रांजिशन स्टेट बनती है और लिविंग ग्रुप उसके साथ जुड़ा, वो जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा लिविंग ग्रुप उतना ही अच्छे से निकलेगा, तो तभी रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। तो इसको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, स्ट्रोंग एंड हाई कंसंट्रेशन। और आप देख रहे हैं कि SN2 की जो रेट होती है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी हाई होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एंड हाई कंसंट्रेशन का न्यूक्लियोफाइल SN2 में होना चाहिए, SN2 उसको फेवर करता है। फिर अपना पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, सोलवेंट। सोलवेंट तो आपको पता ही है, SN1 में कौन सा सोलवेंट लेते हैं? प्रोटिक, और इसमें एप्रोटिक। दोनों ही पोलर होते हैं, प्रोटिक पोलर एंड ये एप्रोटिक पोलर, दोनों ही पोलर होते हैं। बट प्रोटिक कौन से होते हैं? जहां पे हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स मींस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ऐड हो रखे हों, उन एलिमेंट्स को, उन सॉल्वेंट्स को प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स बोलते हैं। और उनमें, जिनमें यह हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कंपाउंड एलिमेंट से ना जुड़े हों, उनको एप्रोटिक बोलते हैं। एप्रोटिक में एसीटोन, DMSO मैंने आपको बताया है, वो सभी एप्रोटिक में आता है। और SN2 एप्रोटिक को ही फॉलो करता है। और प्रोटिक क्यों करता है? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास एक ही साइड है अटैक करने के लिए, बैक साइड। और जब प्रोटिक में क्या होता है कि प्रोटिक में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल के साथ छोटा, अगर वो स्मॉल ग्रुप है तो उसके साथ चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता प्रोटिक हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देगा। बट यहाँ पे जो अप्रोटिक होते हैं उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि वो उसका हाइड्रोजन इतना पोलर होता नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से अटैक करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो केवल न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए एक ही साइड मिली है,
ठीक है, तो इसलिए SN2 में एप्रोटिक पोलर यूज करते हैं और SN1 में प्रोटिक पोलर यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट रहेगा अपना इंटरमीडिएट। इसमें क्या बनता है, SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और SN2 में कुछ भी नहीं बनता है, SN2 में कुछ भी नहीं बनता है, वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट को इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते अपन। ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट होती है, बस उसमें दोनों ग्रुप्स, लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप ऐड होते हैं, बस इतना ही है। ट्रांजिशन स्टेट में वो लिस्ट अनस्टेबल होती है, उसी की वजह से अपन को फटाफट प्रोडक्ट मिल जाता है, बट वहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें SN1 में इंटरमीडिएट बनता, वो है कार्बोकेटाइन। तो ये सब कुछ अपना कंपैरिजन रहा। अब इन SN1 और SN2 पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबस्ट्रेट दे रखा है NaI, यहां पे NaI, Na प्लस Na क्या है, मेटल है, तो पॉजिटिव चार्ज लेगा, और I माइनस ये पॉजिटिव लेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों का बीच का, तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव लेगा। अपन को इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि SN2 रिएक्शन अपन को करवानी है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एसीटोन अपन ने सोलवेंट के रूप में यूज किया है। तो होता क्या आपको पता है SN2 में होता है कि जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाती है, इन्वर्जन की फॉर्म में अपन को प्रोडक्ट मिलता है। मींस ये I यहां से क्या होगा, यहां से Br लिविंग ग्रुप बनेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ऐड क्या होगा, ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कौन करेगा, नेगेटिव वाला, और करेगा किससे, यहां से ये निकलेगा और ये बैक साइड से, इस साइड से अटैक करेगा, जिस साइड से ये निकला उसके बैक साइड से I माइनस अटैक करेगा। और क्यों इस पे ही क्यों करेगा, क्योंकि ये Br माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव बनेगा, और फिर I माइनस आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा, और इन्वर्जन इस साइड से अटैक करेगा, क्योंकि अपन को SN2 दिखानी है, तो इस साइड से अटैक करेगा, तो अपना प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, H हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन उस साइड चला जाएगा, ये आयोडीन यहां, और जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होना है। बस चेंज किस में होना है, जो हैलाइड कार्बन से जुड़ा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, वो इन्वर्जन फॉर्म में आ जाएगा। अगर Br इस साइड जुड़ा है तो Br इधर से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक कर देगा, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेट ऑफ द SN2 विल बी नेग्लिजिबल इन, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं अपन को कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें SN2 रिएक्शन की रेट नेग्लिजिबल होगी ही नहीं, बिल्कुल कम होगी। तो ध्यान से देखिए यहां पे, अब ऐसे दिखाने के लिए कि मैं Br को नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, सेम यहाँ पे भी Br के ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे भी Br के ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, Br के ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये बनेगा। अपन ने सबसे पहले ये दिखा दिया। अब क्या होता है कि अब ध्यान से देखिए कि ये पॉजिटिव, अब केटाइंस को ध्यान से देखना, ये मैं शो कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, फिर ठीक है। तो अब केटाइन बनता नहीं है SN2 में, बट ब्रेक होगा तो कुछ ना कुछ पार्शियल चार्ज तो यहां से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो पार्शियल तो पॉजिटिव आएगा ना कार्बन पे, तो मैं उनको ही दिखा रहा हूं पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। ध्यान से देखिए 3 डिग्री लिस्ट स्टेबल होता है SN2 में, 3 डिग्री सबसे, उसमें SN2 की रेट सबसे कम होती है, और ऊपर से ये तो अच्छा वाला 3 डिग्री है, क्यों, ये एक रिंग में एक रिंग बन रही है, और रिंग में एक रिंग वाला 3 डिग्री और भी अनस्टेबल कर देता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, C, क्योंकि SN2 की जो ऑर्डर होता है वो मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये ऑर्डर रहता है। ठीक है,
तो सेकंड क्वेश्चन ये रह गया अपना। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये रिएक्शन दी है ETOH और NH3। NH3 में मैं ऐसे करूं कि NH2 और NH3 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा H पॉजिटिव और NH2 पे नेगेटिव, मींस NH2 अपना अब न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे। अब क्या होता है, यहाँ पे दो ब्रोमीन है, क्या दोनों टूटेंगे? क्या दोनों टूटेंगी इस रिएक्शन में? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक टूटेगी ब्रोमीन, एक का बॉन्ड टूटेगा, एक का नहीं टूटेगा। क्यों? मैं इसको तोड़ूं तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। आप ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव, और मैंने आपको बता रखा है डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव वाला विनाइल ग्रुप हो जाता है और वो लीस्ट स्टेबल होता है। कहीं भी देख लेना, डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों लिस्ट स्टेबल हो जाते हैं। मींस ये तो नहीं टूटेगा भाई, टूटेगा तो ये तो टूट ही नहीं सकता। ये टूटेगा तो इसको प्रोडक्ट को ही, ये रिएक्शंस को ही स्लो कर देगा, लिस्ट स्टेबल है ये तो मींस ओनली ये ब्रोमीन ब्रेक होगा यहां से। और जो NH ब्रोमीन ब्रेक होगा तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव वाले पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और बनेगा क्या? ये बनेगा क्या? ये बनेगा CH2 NH2 एंड ब्रोमीन यहाँ पे ऐसा का ऐसा रहेगा। ब्रोमीन ऐसा का ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिस्ट स्टेबल होता है, तो इस रिएक्शन की रेट भी बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से ये ब्रोमीन टूट ही नहीं पाएगा, उससे पहले ये टूट जाएगा ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन टूट जाएगा और ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डीएमएफ पता है SN2 के लिए यूज करते हैं, SN2 के लिए यूज करते हैं डीएमएफ। तो मुझे ऐसे बताना है कि ये रिएक्शन SN2 है। ठीक है, अब मुझे आप यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन दोनों साइड से ऐड हो रखी हैं और आयोडीन न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे आयोडीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये इस पे अटैक करेगा। अब अटैक करेगा, बनेगा क्या अपना? क्या दोनों क्लोरीन गायब होंगी? नहीं, दोनों क्लोरीन गायब नहीं होगी, एक गायब होगी। दूसरी होने से पहले एक इतना अच्छे से गायब हो जाएगी कि प्रोडक्ट के रूप में हमें वही मिल जाएगा। अब कौन सी ब्रोमीन गायब होगी? आप इसको CH2 को, इसका मैं एक हाइड्रोजन यहां दिखा रहा हूं, आप वो देखिए। ये हाइड्रोजन ऐसे मान लीजिए, मैं डैश से दिखाऊं और यहाँ पे क्लोरीन को वेज से दिखाऊं जो आपकी तरफ है, और डैश से दिखाऊं वो आपसे दूर है, आपके बैक साइड पे है, आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के बैक साइड पे है, और ये आपके फ्रंट साइड पे है। तो ऐसे कहूं कि अब आप न्यूक्लियोफाइल ये है, आयोडीन आयन अटैक करेगा, या तो इस Cl पे करेगा या इस Cl पे करेगा। इस Cl में भी यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, या तो इस पे अटैक करेगा या इस पे करेगा। बट जब इस पे करने आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना, इससे तो कुछ ज्यादा बेकार स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इस वाली साइड स्ट्रक्चर ज्यादा बेकार है न्यूक्लियोफाइल के लिए। इसकी शेप थोड़ी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन पे ये ऐड है। यहाँ तो जो पहले ही कार्बन पे ऐड है, मीन्स ये थोड़ी ज्यादा बड़ी शेप है और स्पेस इसको कम मिल पाएगा, क्योंकि ये रिएक्शंस तो फास्ट है ना। तो न्यूक्लियोफाइल इधर जाएगा, उससे पहले देखेगा इधर तो इसका स्पेस इतना मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ओनली ये Cl निकलेगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या रहेगा? CH3 CH2 और यहाँ पे आयोडीन और Cl- बाहर निकल जाएगा। ये अपना प्रोडक्ट रहेगा। ये क्लोरीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब इस साइड से अटैक करने आएगा तो देखेगा, सॉरी यहाँ पे एक और CH2 है, एक और कार्बन है, ये कार्बन, ये प्रोडक्ट बनेगा। इस साइड पे नहीं आएगा, क्योंकि देखेगा कि इस साइड की जो इसकी स्ट्रक्चर है वो बड़ी है, और जहां पे स्ट्रक्चर बड़ी हो जाएगी, क्लोरीन जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा आयोडीन आयन, वो इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। उससे पहले जहां
उसको अच्छा स्पेस मिल पाएगा, वहां पे ये अटैक कर जाएगा। और इस साइड अच्छा स्पेस मिल रहा है तो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे ही अपन को प्रोडक्ट देगा। ये क्लोरीन ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब देखिए इसमें मैंने KI का 1 मोल यूज किया है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का 1 मोल यूज किया है। क्यों? इस 1 मोल का मतलब क्या है कि आप इस सबस्ट्रेट पे जाइए कि यहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप है, या तो Br उड़ सकता है यहां से या फ्लोरीन उड़ सकता है यहां से, दोनों छोड़ सकते हैं अपनी पोजीशन। बट यहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल का एक ही मोल ले रहा हूं तो एक ही छोड़ेगा ना। जब ऐड होने वाला ग्रुप ही एक हो तो लिविंग ग्रुप भी एक ही होगा, तो इन दोनों में से एक ही अपना पोजीशन छोड़ेगा। और कौन सा छोड़ेगा वो मैं आपको लिविंग ग्रुप में बता चुका हूं। लिविंग ग्रुप बेस्ट कौन सा होता है? जो वीक बेस होता है। जो वीक बेस होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मींस लिविंग ग्रुप किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? एसिडिटी के, एसिडिक नेचर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होता है? मैंने आपको बता रखा है, जैसे जैसे पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तब भी एसिडिक नेचर बढ़ता है। मींस I- का ज्यादा होगा Br- से, और उससे कम होगा Cl से, और फ्लोरीन का सबसे कम क्या होगा? एसिडिक नेचर। ये क्या दिखाया मैंने? एसिडिक नेचर दिखाया है। और एसिडिक नेचर ही तो लिविंग ग्रुप का नेचर है। लिविंग ग्रुप भी तो एसिडिक नेचर को फॉलो करता है, क्योंकि जो वीक बेस होता है वही तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और वीक बेस मीन्स अच्छा एसिड। ठीक है, तो अच्छा एसिड होगा वो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। मीन्स आयोडीन आयन अच्छा लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन आयन से। तो यहाँ पे कंपैरिजन किन किन में हुआ? ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो ब्रोमीन और फ्लोरीन में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? ब्रोमीन होगा। तो यहाँ पे जाएगा कौन? ब्रोमीन जाएगा, क्योंकि एक ही मोल है, इन दोनों में से एक ही निकल सकता है। यहाँ पे मैं 2 मोल होते ना तो मैं दोनों जगह आयोडीन ऐड कर देता, कोई दिक्कत नहीं आती। बट एक ही मैंने यहाँ पे एक ही मोल लिया है, एक ही मोल लिया है, तो दोनों में से एक ही भागेगा यहां से, और वो भागेगा ब्रोमीन, क्योंकि उसकी वो एसिडिटी अच्छी होती है, उसका एसिडिक नेचर अच्छा होता है, वो वीक बेस अच्छा होता है, वो वीक बेस अच्छा होता है, तो वीक बेस अच्छा होता है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो ये ब्रोमीन यहां से फटाफट निकल लेगा। तो बनेगा क्या अपना? ये बनेगी स्ट्रक्चर अपनी। अब ब्रोमीन क्या SN2 है ना, ये एसीटोन, तो ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, और ब्रोमीन को ऊपर दिखाऊंगा और हाइड्रोजन को नीचे शो करूंगा, और यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन ऐसी की ऐसी रह जाएगी। ठीक है, तो यही फर्क है कि मैंने लिविंग ग्रुप इसीलिए पढ़ाया था आपको वहां पे कि लिविंग ग्रुप का भी यूज होगा रिएक्शंस में, कि जब अब ऐसी कंडीशन में पता चल गया ना कौन सा जल्दी भागेगा, जो वीक बेस है वो जल्दी भागेगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड SN2? SN2 रिएक्शन कौन सा अच्छा देगा? चारों ऑप्शन जाइए, पता चलेगा कि चारों ही ऑप्शन अच्छे नहीं है। पहली बात तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं यहां से ब्रेक करूंगा ना तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और कार्बन अब ये क्या है? ये क्या है? बेंजीन है ना, ये सर्किल से शो किया है, बेंजीन ही तो है ये। तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव, मतलब चारों ही ऑप्शंस में डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव है, तो चारों ही ऑप्शन पहली बात तो अच्छे नहीं है। फिर भी अगर अपन को चारों ऑप्शंस में थोड़ा बहुत अच्छा अपन को देखना चाहिए तो आंसर यहां पे देना पड़ेगा। तो इनमें फिर भी अच्छा कौन सा है? मैंने आपको बताया है कि जो सबस्ट्रेट -I या विड्रोविंग इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप रखता है वो अच्छा SN2 रिएक्शन देता है। क्यों? आप ये सोचिए ना, यहां पे मान लीजिए ये CH3 और ये X, और यहां पे कोई NO2 ही ऐड हो रखा है, आप यहां पे देखिए, और ये हैलाइड ग्रुप निकलने वाला है, लिविंग ग्रुप है, और
ये NO2 क्या करता है, इसका माइनस आई लगता है, माइनस आई लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो कार्बन के ऊपर थोड़े थोड़ा पॉजिटिव चार्ज बनने लग जाएगा। और कार्बन ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा कहां से, ये जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है इसका, इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े इधर होने ट्रांसफर होने लग जाएंगे तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो ये फटाफट यहां से भाग जाएगा, लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाएगा। मींस जितनी ज्यादा अच्छा I माइनस में इधर वाला ग्रुप लगा दूं उतना ही वीक ये बॉन्ड होता जाएगा और उतना ही लिविंग ग्रुप अच्छा होता जाएगा, लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, उतना ही जल्दी भाग जाएगा और उतनी ही अच्छी SN2 की रेट हो जाएगी। तो मैं ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस में देखूं सबसे अच्छे माइनस आई इफेक्ट किसका है, NO2 का, NO2 का है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। NO2 का सबसे ज्यादा माइनस आई है, उसके बाद में Cl का है, ये तो न्यूट्रल है, और उसके बाद में CH3 का तो प्लस आई लगता है, ये तो लिस्ट में आता है ना SN, ये तो लिस्ट में आएगा, इसका तो प्लस आई होगा, ये तो देगा। और इसको तो देने वाले में तो SN2 फेवर नहीं करता ना, SN2 किसको अच्छा से फेवर करता है, जो माइनस आई ग्रुप जुड़ा हो, ऐड हो रखा हो, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है और वो लिविंग ग्रुप वाले बॉन्ड को उतना वीक बनाने लग जाता है, लिविंग ग्रुप वाले बॉन्ड को उतना वीक बनाने लग जाता है, तो ये अच्छे से SN2 देता है यदि अपने पास सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप ऐड हो रखा हो तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हो क्या रहा है कि अपन को SN2 के लिए ये 4 क्वेश्चन है, इसमें 7th क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, उनमें अपन ने 2-2 रिएक्शंस दी हैं कि कौन सी रिएक्शन SN2 को फेवर करेगी, SN2 को ज्यादा कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, दोनों ही करेंगी पर ज्यादा कौन सी करेगी वो बताना है अपन को। अब आप यहां पे देखिए कि पहले में ब्रोमीन यहां पे लिविंग ग्रुप है, यहां पे लिविंग ग्रुप कौन सा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और यहां पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, मतलब ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। CN- मतलब इसकी तो बात हो ही नहीं रही, अपन ये दोनों में सेम है, अपन इस पे बात नहीं करेंगे, अपन इस में किस पे बात करेंगे, लिविंग ग्रुप पे, क्योंकि यही डिफरेंट है दोनों में, तो लिविंग ग्रुप पे बात करेंगे। तो मैंने ये बताया था कि लिविंग ग्रुप किसको फॉलो करता है, जो वीक बेस होता है वो Lg किसको फॉलो करता है, एसिडिक नेचर को, वो जो वीक बेस होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, मतलब एसिडिक नेचर को फॉलो करता है। तो एसिडिक नेचर पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी बढ़ती है और इधर जाते हैं तब भी बढ़ती है। अब आप जाइए कि ब्रोमीन जब हेलोजन ग्रुप, पहली बात तो हेलोजन ग्रुप सबसे पीरियडिक टेबल के सबसे सेकंड लास्ट राइट साइड में आती है, मींस यहां पे एसिडिटी बहुत अच्छे से बढ़ चुकी होती है, इधर आते आते बहुत अच्छे से बढ़ चुकी होती है। फिर क्या होता है कि जब इसके नीचे जाते हैं अपन, टॉप टू बॉटम जाते हैं हेलोजन ग्रुप्स में, तब हमें ब्रोमीन मिलता है। तो ब्रोमीन तो और भी अच्छा एसिडिक है, एसिडिक नेचर शो करता है, मींस अपन यहां पे जाइए, ये तो ऑक्सीजन तो हैलाइड ग्रुप से लेफ्ट साइड में मिल जाता है ना, यहाँ पे मिल जाता है ना पीरियडिक में, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ऑक्सीजन तो पहले ही आ जाता है, मींस फ्लोरीन से भी कम एसिडिक नेचर शो करता है ऑक्सीजन। और उसके बाद में, और यहां तो नीचे जाने पे और ब्रोमीन की तो और ज्यादा हो जाती है एसिडिक नेचर, इसकी वजह से ब्रोमीन यहाँ पे एसिडिक नेचर ज्यादा शो करेगा, और ज्यादा जो शो करेगा एसिडिक नेचर वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मीन्स ये इसकी रिएक्शन अच्छे से होगी, किसकी बजाय, सेकेंड कंपाउंड की बजाय, तो ये सुटेबल होगा इसमें, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें सेकंड क्वेश्चन है ये। अब इसमें सेम क्या है, इसमें आप देखिए कि ये सबस्ट्रेट दोनों में सेम है, तो बात किस पे चल रही है, लिविंग ग्रुप पे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल पे बात चल रही है। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था न्यूक्लियोफाइल में कि जो भी नेगेटिव आयन वाला न्यूक्लियोफाइल होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है अपने ही कॉन्जुगेट या अपने ही न्यूट्रल कंपाउंड से। तो ये जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल पावरफुल होगा वो उतना ही अच्छे से जितनी जल्दी अटैक करेगा वो उसकी रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो नेगेटिव चार्ज वाला इससे ज्यादा पावरफुल है, न्यूट्रल से ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसकी रेट ज्यादा होगी। तो इसमें भी कौन फेवर करेगा, पहले वाला कंपाउंड। अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, 7th के थर्ड क्वेश्चन में, कि जाइए कि फिर से सबस्ट्रेट तो दोनों में समान है,
बट सेम है, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अलग अलग है, बट मेरे को यहाँ पे डीएमएसओ दिया है। डीएमएसओ किसको फॉलो करता है? SN2 को। अब डीएमएसओ है क्या? एप्रोटिक। आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल, जब हम न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टीज में जाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी, पहले बात तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल मींस बेसिक नेचर, ठीक है। आप न्यूक्लियोफाइल की जहां पे मैंने डेफिनेशन और उनके ग्रुप्स बताए हैं वहां पे जाके देखिए। लुईस बेस बोला है मैंने, क्यों बोला है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज होता है, पहले से नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो उसके पास मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर दे सकता है वो क्या होता है? लुईस बेस होता है। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर को फॉलो करता है। कब फॉलो करता है? ओनली तब फॉलो करता है जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और तभी हम न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर को फॉलो करता है। बट हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल किस पे डिपेंड करता है? सोलवेंट पे डिपेंड करता है। और सोलवेंट में क्या होता है कि जब प्रोटिक सोलवेंट होता है तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल अपोजिट होता है बेसिक के, बेसिक नेचर के। और हम जब एप्रोटिक ले लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने सब लिखवाया है लास्ट लेक्चर में, सब कुछ समझाया आपको, क्यों इसको फॉलो करता है, क्यों नहीं करता। वहां जाके देखिए और पढ़िए अच्छे से। कुछ भी नोट्स में दिक्कत आ रही हो आपको, कुछ भी डाउट आ रहा हो आपको, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से नोट्स ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिए उनको, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल और डीएमएसओ क्या है? यहां पे डीएमएसओ एप्रोटिक है ना। एप्रोटिक में न्यूक्लियोफाइल के बेसिक नेचर को ही फॉलो करता है न्यूक्लियोफाइल। और बेसिक नेचर का तो मैंने एसिडिक नेचर आपको बता चुका हूं। ये किसका नेचर है? एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर ये है, मींस फ्लोरीन सबसे अच्छा बेस है इसमें, फ्लोरीन सबसे अच्छा बेस है। तो आप देखिए फ्लोरीन के बाद में कौन सा? क्लोरीन। तो क्लोरीन अच्छा बेसिक है किसकी? आयोडीन की कंपैरिजन में। आयोडीन के कंपैरिजन में अच्छा बेसिक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन सा फॉलो करेगा? इसमें भी फर्स्ट फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि ये तो जो अपन एप्रोटिक में जाते हैं वो बेसिक नेचर को फॉलो करता है। और बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन की। और बेसिक नेचर को फॉलो करता है तो क्लोरीन अच्छे से फॉलो करने लग जाएगा इसमें, और आयोडीन उसके बाद वाला फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन रह जाएगा। अपना फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी सेम है, मेथेनॉल, बट यहां पे मेथेनॉल कौन सा? प्रोटिक है। और प्रोटिक है। प्रोटिक में क्या है? ये जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेसिक नेचर के इनवर्स होता है, वो अपोजिट बिहेव करता है। तो बेसिक नेचर क्या होता है? ये फिर से ये एसिडिक नेचर है, तो अच्छा बेसिक कौन सा? F-। और बेसिक नेचर को तो ये फॉलो ही नहीं करता, मतलब ये एसिडिक नेचर को फॉलो करेगा। किसमें? प्रोटिक में एसिडिक नेचर को फॉलो करेगा। तो I- ये वाला अच्छे से दे देगा, क्योंकि I- का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, यहां बताया। तो इसमें सेकंड वाला अच्छे से फेवर करेगा SN2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट, अभी मैंने बताया कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट में क्या होता है, ये जब हम अप टू डाउन जाते हैं पीरियडिक टेबल में, तो ये पोलर प्रोटिक में जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिक के अपोजिट बिहेव करती है, ठीक है। बेसिक के अपोजिट बिहेव करती है, मींस नीचे जाने पे बेसिक वैसे कम होता है तो न्यूक्लियोफाइल बढ़ने लग जाएगी। न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ने लग जाएगी। नीचे जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है ना, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर कम होगा। बेसिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी तो बढ़ेगी ना। तो बेसिक नेचर यहाँ पे देखिए कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी नीचे जाने पे बढ़ती है और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो मैं कह सकता हूं कि सल्फर यहाँ पे सबसे आगे, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन इन दोनों कंपाउंड पे, ए और सी पे। अब न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं?
जिसके ऊपर अच्छा नेगेटिव चार्ज रहे। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा, मतलब इसके नेगेटिव वाले चार्ज को कम करना चाहेगा, और जो नेगेटिव वाले चार्ज को कम करता है मतलब न्यूक्लियोफाइल को वीक करता है। और अपन को तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए SN2 के लिए, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो होना चाहिए ना। अपन इस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं, तो अच्छा इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके पास अच्छा नेगेटिव चार्ज होगा। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, कुछ ना कुछ चार्ज इसके पास चला जाएगा, तो ए ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। किससे? सी से। ये अपना ऑर्डर रह जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। अब आप यहाँ पे कहोगे कि आयोडीन तो यहाँ पे ऐड हो रखा है KSI, और मैं कहूं यहाँ पे SN2 दिखानी है मेरे को। और आयोडीन अगर मैं कहता है कि यहाँ पे जो अपन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जहां भी देखा हो कि आयोडीन इस साइड, ब्रोमीन इस साइड ऐड हो रखा हो, आप यहाँ पे देखिए कि ब्रोमीन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि ब्रोमीन इस साइड ऐड हो रखा हो, तो प्रोडक्ट में आयोडीन इसके अपोजिट इन्वर्जन में मिल गया। बट आप तो यहाँ पे कहोगे कि मुझे तो ये लिविंग ग्रुप इन दोनों पोजीशन पे है ही नहीं, इस पे है, तो इस पे तो चेंज होना ही नहीं। ऐसे नहीं होगा, आप कुछ टाइम के लिए लिविंग ग्रुप को यहाँ पे ले आइए। ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है 3D में। आप किसी भी एलिमेंट को अपने से दूर कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को अपनी तरफ कर सकते हैं। आप जैसे एलिमेंट्स को रोटेट करोगे वो वैसा ही होने लग जाएगा। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन है ना। आप एक बार के लिए समझने के लिए मैं इन दोनों को ट्रांसफर कर रहा हूं, इन दोनों की पोजीशंस एक्सचेंज कर रहा हूं कि आयोडीन यहां पे आ गया और यहां पे अब मान लीजिए इस वाले, सॉरी यहां पे KBr लिख लीजिए। तो यहां पे ब्रोमीन अटैक करेगा, तो SN2 होगा, तो होगा क्या? इसके जस्ट इनवर्स मिलेगा ना मेरे को। मतलब ब्रोमीन इसकी अपोजिट, लिविंग ग्रुप इधर निकल जाएगा, ब्रोमीन इसके अपोजिट वाली साइड अटैक करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा ना, और बाकी वाली पोजीशंस तो वही रहेगी। अब फिर से मैं क्या करता हूं, अपनी पोजीशंस ब्रोमीन वाली चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में इसको चेंज किया इन दोनों आपस में। फिर से मैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें ये है ना, मैंने ये चेंज सपोज किया है, मैंने ये चेंज अपनी तरफ से किया है, तो फिर से मैं ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप को चेंज कर लेता हूं, तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये मिलेगा। मींस आप यहां पे देखिए कि यहां पे मिथाइल ग्रुप इस साइड है, तो अब इस साइड मिल रहा है मेरे को। मींस चाहे जो लिविंग ग्रुप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पे जुड़ा हो, जिस भी कार्बन से जुड़ा है, वहां पे इन्वर्जन फॉर्म जरूर मिलेगी, SN2 में जरूर मिलेगी, चाहे वो आपके दूर जुड़ा हो, चाहे पास जुड़ा हो, चाहे उस प्लेन में जुड़ा हो, ठीक है। तो इन्वर्जन फॉर्म जरूर मिलेगी अपन को। यहाँ पे M इस साइड मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप इस साइड आ चुका है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन फॉर्म में अपन को मिला है। इन्वर्जन फॉर्म किसमें मिलता है? SN2 में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे जाइए कि DMSO यूज किया, मींस SN2, ठीक है। Na, अब ये क्या? न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा? Na के ऊपर मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और आयोडीन आयन बन जाएगा। आयोडीन आयन क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब क्या होगा? अब इस पे देखिए, यहाँ पे कितने लिविंग ग्रुप हैं, देखिए ध्यान से आप। यहाँ पे ये भी एक लिविंग ग्रुप है, ये भी एक लिविंग ग्रुप है, ये भी एक लिविंग ग्रुप है, ये भी एक। कैसे पता चलता है कि ये लिविंग ग्रुप है? ये कार्बन से अच्छे वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट ऐड हो रखा हो कार्बन से, तो वो जाएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके वो वहां से भागना चाहेगा। तो यहां से पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके यहां से भागना चाहेगा, तो चारों ग्रुप भागना चाहेंगे। बट हम तो ऐसा नहीं हो सकता ना, यहाँ तो एक ही मोल लिया है अपन ने इसका, और अपन को तो एक को भगाना पड़ेगा। अब लिविंग ग्रुप, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लिविंग ग्रुप किसको फॉलो करता है? एसिडिक नेचर को फॉलो करता है, और एसिडिक नेचर नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो अपन को अब क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अब इनमें से जाएगा कौन सा फिर? तो आप ध्यान से देखिए, ये TS सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। आप देखिए, जब फ्लोरीन वाले, हेलोजन वाले ग्रुप में नीचे जाएंगे, वहां पे मिलेगा अपन को ये TS। तो ये सबसे, इसकी साइज इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी है कि ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है।
बहुत ही अच्छी एसिडिक नेचर शो करता है, तो बहुत ही और वीक बेस है, तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। बाकियों का देखिए, ये तो ओनली कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बाकी तो ये तीनों कार्बन के कंपाउंड्स है। ये तो इसकी साइज इतनी बड़ी है तो कि ये बॉन्ड ठहर ही नहीं पाएगा, ये बॉन्ड को इतना अच्छे से ब्रेक कर पाएगा, इतना जल्दी से ब्रेक कर देगा कि ये जो आयोडीन ये तीनों ब्रेक होने से पहले ब्रेक कर देगा, क्योंकि टीएस की इतनी अच्छी से इसकी साइज होती है कि ये इस बॉन्ड को इतना स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, इसकी साइज इतनी ज्यादा बड़ी होती है। तो I- यहां पे अटैक कर देगा, तो मिलेगा क्या अपन को? मिलेगा ये, पहले मैं ये वाला कार्बन लिख रहा हूं, इस साइड वाला CH2PH सेम टू ऐसा का ऐसे ही सेम कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, और ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन अपने डैश के साथ अपन दूर की तरफ दिखा रहे हैं, और ये फिर वेज में ये हाइड्रोजन दिखाया, और ये हाइड्रोजन अब वेज में नहीं रहेगा, सॉरी। जब यहां पे कौन सी हो रहा है SN2, तो ये OTOS दूर वाले ग्रुप में जुड़ा है। डैश डे डैश किसको शो करता है? आपके स्क्रीन के बैक साइड की तरफ, तो ये आपसे दूर है, बट SN2 होती है तो इन्वर्जन होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी वो ये रहेगी कि ये वेज में शो करूंगा किसको? आयोडीन को, और दूर में किसको शो करूंगा मैं? हाइड्रोजन को। ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, और उसके बाद में जो भी ये कार्बन है वो कार्बन ऐसा का ऐसा, उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो ऐसे की ऐसी, कि हाइड्रोजन यहाँ पे और OCH3 यहाँ पे और ये वाला OCH3 यहाँ पे। तो कहने का ये मतलब है कि ये ही हटेगा। टीएस क्यों हटेगा? क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है, और ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा, इन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाएगा। इन सबसे तो ये हट ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ये हट जाएगा। तो आयोडीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, और साथ में इसकी फॉर्म भी इन्वर्स हो जाएगी। ये जब दूर वाले डैश दूर वाला पोजीशन है, और ये अब पास वाली पोजीशन में आयोडीन ऐड हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे पास वाला था, ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो गई, और अपन को ये प्रोडक्ट मिलता है। SN2 है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट मिला है अपन को। तो ये अपने एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फटाफट करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, अपन को बताना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा इन दोनों में से, और जब हम एप्रोटिक सोलवेंट ले रहे हैं। आप फिर से उन नोट्स पे जाइए और देखिए कि एप्रोटिक सोलवेंट में न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर को फॉलो करता है, बेसिक नेचर को फॉलो करता है। बेसिक नेचर को फॉलो करेगा तो किसका ज्यादा बेसिक नेचर होगा? फ्लोरीन का बेसिक नेचर ज्यादा होता है, I- का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? फ्लोरीन। दूसरे पे जाते हैं कि प्रोटिक में। अब फिर से मैंने बता दिया कि प्रोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर के अपोजिट बिहेव करता है। मींस अब स्ट्रॉन्ग कौन सा बन जाएगा? I-। अपना आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पे? I-, क्योंकि बेसिक के इनवर्स होगा न्यूक्लियोफाइल, मींस एसिडिक के प्रोपोर्शनल होगा। एसिडिक किसका ज्यादा होता है? एसिडिक नेचर I- का, आयोडीन आयन का ज्यादा होता है, तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में है। मैंने बताया कि ओनली न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी चेंज होती है किसके साथ? सोलवेंट के साथ। वो हम प्रोटिक लेते हैं तो बेसिक नेचर के अपोजिट बिहेव करता है, और एप्रोटिक लेते हैं तो बेसिक नेचर के जैसा ही बिहेव करता है। बट ये कब करता है? जब हम पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, बट हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। ये न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए 11th क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन होगा स्ट्रॉन्गर बेस बताना है। बताइए आपको कौन सा अच्छा बेस होगा? फ्लोरीन, क्योंकि आयोडीन तो मैंने लिखवा चुका हूं ना मैं। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये किसका एसिडिक नेचर का फॉर्म है? तो ब्रोमीन क्या, आयोडीन सबसे अच्छा एसिडिक नेचर शो करता है, तो फ्लोरीन सबसे कम एसिडिक नेचर शो करेगा, और सबसे कम एसिडिक है तो अच्छा बेसिक नेचर शो करेगा। अगला 4th में क्या रहेगा कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बताना है अपन को, और प्रोटिक सोलवेंट में फिर से वही बात। पर अपन को यहां तो देखना भी नहीं है अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है जो अच्छा बेसिक नेचर शो करता है। ये देखिए बेसिक नेचर शो करता है। बेसिक, यहां हम टॉप टू बॉटम नहीं जा रहे, टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियडिक टेबल में, तभी हम कहते हैं कि प्रोटिक सोलवेंट में न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो
बेसिक नेचर के इनवर्स होती है। बट यहाँ पे टॉप टू बॉटम तो जा नहीं रहे, ये तो एक ही कंपाउंड के नाइट्रोजन के ही बने कंपाउंड्स हैं। तो हम कहेंगे कि भाई जिसके पास ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होंगे, जिस इलेक्ट्रॉन्स देने वाले मीन्स जो अच्छा बेसिक नेचर शो करेगा, वही अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। देखेंगे दोनों में कि इसके पास 2 नाइट्रोजन है तो इसके पास अच्छे लोन पेयर है, ये अच्छे से दे सकता है, तो इसका आंसर क्या हो गया NH2 NH2। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? CH3O- और CH3SO3- में। इसमें बेटर लिविंग ग्रुप फिर से वही बात, जो अच्छा एसिडिक नेचर शो करेगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब ये CH3SO3 किससे बना है? H2SO4 से बना है ना। H2SO4 से अपन H की जगह CH3 ऐड और का, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल के O- बना है, तो H2SO4 से बना है। और H2SO4 क्या होता है भाई? किंग होता है, ये तो एसिडिक एसिड का किंग होता है, तो किंग ऑफ एसिड होता है H2SO4। ये बना इसी कंपाउंड से है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। किससे? इससे। और जो ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो अब इसमें अपना आंसर क्या रहेगा?